मैं विपिन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल विपिन सर भरतपुर पे फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है समय चाल दूरी। समय चाल दूरी अच्छा टॉपिक है। चलिए पहले पढ़ेंगे हम समय चाल दूरी। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, ट्रेन, और उसके पश्चात जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, तो ये तीन टॉपिक बैक टू बैक चलेंगे। नावधारा, तीन टॉपिक हमें कंटिन्यू पढ़ने हैं, जिसमें से समय चाल दूरी का जो उपयोग होगा वो आपका ट्रेन में भी होगा और उसका उपयोग आपका नावधारा में भी होगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना समय चाल दूरी। देखिए दोस्तों, समय चाल दूरी में कौन कौन से पॉइंट्स हम यूज करेंगे और कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज करना है वो चीज़ समझिएगा। सबसे पहली बात तो आती है कि चाल जो होती है वो हम तीन तरीके से यूज करते हैं यहाँ पे चाल। एक तो रहेगी तुम्हारी किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूसरी रहेगी तुम्हारी मीटर पर मिनट। इसका कम यूज होगा, जहाँ भी यूज होगा वो प्रोसेस बता दिया जाएगा आपको कि किस तरीके से किसी भी चाल को आप दूसरी यूनिट में चेंज कर सकते हो। और तीसरा रहेगा मीटर पर सेकंड। ये तीन चालें रहेंगी हमारी, और जो मेनली यूज होंगी मुख्यतः वो होंगी किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। ठीक है, चलिए तो हम इसकी बात करते हैं कि भाई किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ लीजिएगा कि भाई किलोमीटर प्रति घंटे से मुझे चेंज करनी है मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में चेंज करने का मतलब हो गया कि किलोमीटर को तो मुझे बनाना है मीटर में और आवर्स को, घंटों को मुझे बनाना है किस में, सेकंड्स में। ठीक है, किलोमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में, और घंटों को किस में चेंज करना है, सेकंड्स में। तो मैं यहाँ कह दूंगा कि 1 किलोमीटर में जो मीटर होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 1000 मीटर। कितने होते हैं भैया, आप कहोगे 1000 मीटर होते हैं सर। ठीक है, और 1 घंटे में जो सेकंड होते हैं वो होते हैं 3600 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होंगी और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो इस प्रकार 60 मिनट और प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में जो सेकंड बन के आएंगी वो क्या बन के आ जाएंगी, 60 × 60, ये हो जाएगा तुम्हारा 3600 सेकंड। कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600 सेकंड। तो ये बात समझ में आई होगी आपको कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया, 1000 मीटर होते हैं, और आवर्स को सेकंड्स में चेंज किया तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी और 2 से ये 5 कट जाएगा और 2 से ये 18 कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 1 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। बात समझ में आई? तो ये प्रोसेस है भाई, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो मुझे मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में मुझे चेंज करना है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 18/5 का मल्टीप्लाई। क्लियर? अब आपको ये दोनों चीज़ें एक साथ याद नहीं रखनी है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को एक साथ याद रखते हो कि 5/18 का मल्टीप्लाई और 18/5 का मल्टीप्लाई, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। प्रैक्टिस करोगे बार बार तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती हैं। मैं आपको यहाँ एक याद करने का तरीका बता देता हूँ कि भाई किलोमीटर पर आवर से आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हो और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हो। दोनों तरीके समझ लेना। ठीक है, आपको रटना नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट याद रखो। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहा हूँ तो आप ये चीज़ देखिए, किलोमीटर से मैं जा रहा हूँ मीटर में, और मीटर होता है छोटा। ठीक है, मीटर होता है छोटा, और 5/18 और 18/5 में से छोटा कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर 5/18 होता है। बिल्कुल होता है। तो अगर मैं छोटे में चेंज कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाई छोटी संख्या 5/18।
और अगर मैं बड़े में चेंज कर रहा हूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 18/5 से। तो आपको केवल इतना सा याद रखना है कि अगर छोटी संख्या में छोटी यूनिट में चेंज कर रहा हूँ तो छोटी संख्या से मल्टीप्लाई होगा, और बड़ी यूनिट में चेंज कर रहा हूँ तो बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने का, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने का। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब बात आती है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट में चेंज करें और मीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर में चेंज करें। देखो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, मुख्यतः किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड ही यूज होंगी। ठीक है, आप अगर इसको चेंज करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो कि भाई किलोमीटर पर आवर से मुझे मीटर पर सेकंड में जाना है तो किलोमीटर को तो मीटर में चेंज कर दूंगा, 1000 मीटर हो जाएंगे। अपॉन में 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं, 0 से 0, तो ये हो जाएगा 50/3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वो मीटर पर मिनट में चेंज हो जाएगा। और मीटर पर मिनट से मुझे अगर वापस किलोमीटर पर आवर में जाना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने से, 3/50 से, उल्टा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है। मैं फिर बता देता हूँ कि 99% किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड वाले ही यूज में आते हैं। ठीक है, ये यूज में नहीं आता है, आता तो है लेकिन बहुत कम आता है मीटर पर मिनट। ठीक है, 50 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन में मिल जाएगा देखने को, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमें केवल कॉन्सेप्चुअली बदलना आना चाहिए। ठीक है, तो ये था यूनिट कन्वर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना आ चुका। अब अगली बात आती है भैया, यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल का मतलब हो गया रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल क्या है वो कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, मैं आपसे कह देता हूं कि यहां पर एक ट्रक जा रहा है, ये एक ट्रक है, यहाँ पे कोई ड्राइवर बैठा हुआ है। ठीक है, एक भैया आगे भी बना देता हूँ भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और आपकी बाइक यहाँ से आ रही है, बाइक आप हो यहाँ पे। ठीक है, सीधा सा, बाइक नहीं बन पा रही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ बाइक पे जा रहे हो या व्हीकल, कोई भी व्हीकल है, जब हम किसी ट्रक को क्रॉस कर रहे होते हैं तो ये सेम डायरेक्शन वाली कंडीशन है। कौन सी डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन वाली कंडीशन है। जब हम किसी ट्रक को क्रॉस कर रहे होते हैं, जब बगल से क्रॉस करते हैं कि ट्रक सेम डायरेक्शन में चल रहा है, हम भी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, फिर हम उसको ओवरटेक करते हुए क्रॉस कर रहे हैं, तो आप देखते हो, आप केवल ट्रक को फोकस करो। जब ट्रक को फोकस करते हो ना तो आप ट्रक की अपेक्षा बहुत धीमी गति से आगे निकल रहे होते हो। ठीक है, ट्रक के सापेक्ष। सपोज दैट ट्रक की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटे, इतनी मतलब 60 ले लो। ठीक है, और आपकी जो बाइक है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। जब आप उसके जस्ट बगल में से निकल रहे होते हो तो जब ट्रक को आप देखोगे तो स्पीड हमारी कम नज़र आती है ट्रक के सापेक्ष। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भैया ये 80 किलोमीटर जो है ना, ये 60 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर है। जब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रक चल रहा है और तुम आप बगल से निकल रहे हो तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे तो लेवल हो जाएगा। लेवल से मतलब हो गया कि अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तारी ट्रक की है और ट्रक के जस्ट बराबर में आप चल रहे हो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो ना तो ट्रक आगे निकलेगा और ना ही आप आगे निकलोगे, बराबर से चलते रहेंगे। ठीक है, अब आगे या पीछे होने के लिए चाल का ज़्यादा या कम होना जरूरी है। जब आपकी चाल जैसे ही ज़्यादा होती है ट्रक से 80 किलोमीटर प्रति घंटे, तो आपकी जो चाल है ना वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा हुई है। कितनी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसका मतलब ये रहा, जब हम सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, सेम डायरेक्शन समान दिशा में गति कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में चालें घट जाती हैं, चालें
घट जाती हैं, ठीक है, और यही कहलाती है आपकी सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। बात समझ में आई? सेम डायरेक्शन होगी तो चालें घट जाएंगी, ठीक है, सापेक्ष चाल। दूसरी बात, अगर अपोजिट डायरेक्शन है, यदि अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, अब की बार ट्रक इधर जा रहे हैं, आप इधर से आ रहे हो, तो आपने देखा होगा जैसे ही ट्रक बगल से निकलता है एकदम से फड़फड़ाहट सी छूटती है, मतलब ट्रक के पीछे से जो हवा आती है वो एकदम से हमें झकझोर देती है अगर स्पीड में आ रहा है तो, ठीक है। आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रक इधर से आया और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप इधर से आए, तो एक बहुत मामूली सा टाइम लगता है दोनों को क्रॉस होने में। क्यों? क्योंकि दोनों की चालें उस कंडीशन में जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं और स्पीड बढ़ जाती है। तो यह हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ जाती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है सापेक्ष चाल का, केवल 2 ही लाइन याद रखनी है, ठीक है। याद भी क्या रखनी है, कॉन्सेप्चुअली समझिए कि चालें कब, सापेक्ष चालें घट जाती हैं कब, जब सेम डायरेक्शन होती है। सापेक्ष चालें जुड़ जाती हैं कब, जब अपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब बात आती है कि इसका यूज कहाँ होगा, तो यूज केवल उस कंडीशन में होगा जब दोनों व्हीकल चलायमान हैं या गतिमान हैं। कैसे हैं? गतिमान है। दोनों का रनिंग में होना जरूरी है, दोनों का रनिंग में होना जरूरी है। उसी कंडीशन में, केवल उसी कंडीशन में आपकी सापेक्ष चाल लगेगी। ऐसा ना हो एक व्हीकल खड़ा है, दूसरा व्हीकल उसको क्रॉस कर गया, तो उस कंडीशन में आपकी सापेक्ष चाल नहीं लगेगी। सापेक्ष चाल कब लगनी है? जब दोनों व्हीकल आपस में क्या होंगे? गतिमान होंगे, अदरवाइज सापेक्ष चाल नहीं लगेगी, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि किस कंडीशन में सापेक्ष चाल लगनी है, ठीक है। चलिए अगली बात आती है औसत चाल। अब यहाँ से अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि औसत चाल क्या होता है, किस तरीके के औसत चाल में क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ पे हमें कौन सी सावधानी याद रखनी है। देखिए, एवरेज स्पीड, औसत चाल, ठीक है, एवरेज स्पीड। सापेक्ष चाल का मतलब औसत चाल का मतलब क्या है? तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड, वो होता है हमारे पास में कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। तो औसत चाल का अपने पास में फॉर्मूला हो जाता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये एवरेज स्पीड का अपने पास में फॉर्मूला है। अब बात आती है 2 टाइप के क्वेश्चन, 2 तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोनों तरीके क्या हैं वो सारी चीज़ें समझ लीजिए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन है सुरेश घर से विद्यालय, सुरेश घर से विद्यालय 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, एवं विद्यालय से घर, छुट्टी हो जाएगी तो वापस घर आएगा, विद्यालय से घर, विद्यालय से घर कोई भी चाल ले लीजिए, मैंने ले ली 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। विद्यालय से घर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। एनर्जी खत्म हो गई, ठीक है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी, ठीक है, समझना।
कॉन्सेप्ट अपने पास में एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। सुरेश जो है वो घर से विद्यालय गया और वापस विद्यालय से घर आया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। बात समझ में आई। जब डिस्टेंस सेम है तो उस डिस्टेंस को मैंने मान लिया वो d किलोमीटर है। विद्यालय कितनी दूर है, d किलोमीटर है, ठीक है। घर से विद्यालय जाने में उसको समय लगता है, मैंने मान लिया t1, और घर से विद्यालय से घर आने में उसको समय लगता है कितना, t2। तो यह हो जाएगा कुल दूरी। कुल दूरी क्या हो जाएगी भैया, d किलोमीटर गया और d किलोमीटर आया, और कुल समय हो जाएगा t1 समय और t2 समय। बात समझ में आई। तो कुल दूरी ऊपर हो जाएगी d2, या सॉरी d2 नहीं 2d अपोन में t1। समय फर्स्ट क्या है, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। ध्यान रखना, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी कितनी है d और चाल कितनी है जाने की 8 प्लस, और t2 समय विद्यालय से घर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी वही d और चाल हो जाएगी कितनी 4। तो यहाँ पर ऊपर बना 2d और नीचे बना 8 और 4 का एलसीएम। मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। 8 और 4 का एलसीएम, मैं इसको 8 गुणा 4 लिख देता हूँ भाई, है ना। 8 गुणा 4, मुझे भी पता है 8 ही आएगा एलसीएम, लेकिन मैंने 8 गुणा 4 लिखा है इसको। 8 से डिवाइड किया तो 4d बचेगा, और 4 से डिवाइड किया तो 8d बचेगा। मुझे 4 और 8 को एक्चुअल में काटना नहीं था। क्यों नहीं काटना था वो चीज़ मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो यहाँ से ये बन गया आया, ऊपर तो बन गया 2d और नीचे बन गया 4d और 8d 12d, ठीक है। और नीचे 8 चौक 32, या ऊपर लिख देता हूँ मैं 8 गुणा 4। इसको 12d को भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, d को, तो अंदर लिखता हूँ मैं 4 प्लस 8। तो यहाँ पे देखा हमने d से d कट गया, ऊपर बचा 2 गुणा 8 गुणा 4 और नीचे बचा 4 गुणा 4 प्लस 8। तो भैया मैंने इसलिए नहीं काटा था, और एलसीएम भी मैंने 8 गुणा 4 ही लिया था। इसलिए लिया गया था क्योंकि ऊपर ये तो चाल फर्स्ट है v1, और ये चाल है v2, 4 v2 और 8 v1। तो फॉर्मूला क्या बना, 2v1 इंटू में v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये फॉर्मेट बन के आया, ठीक है। ये तो था एकदम बेसिक, इसको आप बेसिक से मैंने सॉल्व करके बताया है। तो ये फॉर्मूला निकल के आया है 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। लेकिन कब, ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि डिस्टेंस सेम होगी। डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। जब घर से विद्यालय गया है और विद्यालय से घर आया है, तो दोनों बार जो डिस्टेंस कवर की गई है वो मेरे भाई सेम है। डिस्टेंस कैसी है, सेम है। जब डिस्टेंस सेम है और दोनों चालें दी हुई हैं जाने की और आने की, तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा कि 2v1 अपॉन में 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कर सकते थे कि 2 गुणा में पहली चाल 8, दूसरी चाल 4 बटे में दोनों चालों का योगफल 8 प्लस 4 12 हो गया। 4 तिया 12 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 बटे 3 कितना हो जाएगा, 5 सही 1 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये था इसका बेसिक तरीका। बात समझ में आई। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मेट हमें ज़रूर याद रखना है कि डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। जब डिस्टेंस सेम होगी, एक चाल आने की और एक चाल जाने की दी हुई है, तो वहाँ पे एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 × में दोनों चालों का गुणनफल बटे में दोनों चालों का योगफल। अब मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट वाला पैटर्न बताता हूँ। डायरेक्ट वाला पैटर्न क्या है समझिएगा कि भाई डायरेक्ट वाला पैटर्न ये कहता है कि सुरेश घर से विद्यालय 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और विद्यालय से घर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो पूरी यात्रा में उसकी जो दूरी है दोनों तरफ से सेम है। अब दूरी 2 भी हो सकती हैं। अब जैसे यहाँ पे ये जो फॉर्मूला निकल के आया था, ये कितने के लिए आया था, 2 चालों के लिए। अब 3 चाल का फॉर्मूला होता तो यहाँ पे क्या होता, d प्लस d अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3। सपोज दैट ये t1 ये होता d अपॉन में पहली चाल होती x, दूसरी चाल होती y, तीसरी चाल होती z। मैं यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ फॉर्मूला, समझना।
अगर ये फॉर्मेट होता तीन चालों का, तीन दूरियों का, d प्लस डी अपोन में t1 हो जाता पहली दूरी बटे में पहली चाल x मान ली मैंने, दूसरी दूरी d, दूसरी चाल y मान ली, तीसरी दूरी d और तीसरी चाल हमने z मान ली, तो ऊपर हो जाता 3d और d यहाँ से कॉमन लेके कट जाता। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करते तो फॉर्मेट ये निकल के आता, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई ऊपर तो हो जाता 3d अपोन में d, जब मैं कॉमन ले लेता तो नीचे एलसीएम आता एक्स वाई जेड, और जब एक्स वाई जेड कॉमन आता एलसीएम आता तो एक्स से डिवाइड करने पर बाई जेड बचता। ठीक है, और बाई से डिवाइड करने पर एक्स जेड बचता और जेड से डिवाइड करने पर एक्स बाई बचता। ठीक है, और यहाँ से डी से डी कैंसिल आउट हो जाता, ये ऊपर हो जाता 3x वाई जेड अपोन में एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस एक्स जेड। लेकिन ये तीन दूरियों के लिए फॉर्मूला अलग याद रखो, दो दूरियों के लिए फॉर्मूला अलग याद रखो, 4 का अलग आएगा, 5 का अलग आएगा। तो एक ऐसा कॉमन फॉर्मूला बता देता हूँ जिसके लिए कितनी भी डिस्टेंस आ जाए, ठीक है, वो सब पे अप्लाई होगा, लेकिन कंडीशन एक ही रहेगी, ऑल डिस्टेंस विल बी सेम, मतलब डिस्टेंसेस जो हैं वो सेम होंगी। ठीक है, डिस्टेंस सेम होगी, तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगी वो हो जाती है चालों का एलसीएम। क्या हो जाती है? चालों का एलसीएम। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस 8 और 4 का एलसीएम 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 किलोमीटर वो गया और 8 किलोमीटर आया। एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं मैं, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी कुल दूरी बटे में कुल समय। तो 8 किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर आया। अब भैया वो 8 किलोमीटर t1 समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर। ठीक है, चाल कितनी है? पहली 8, दूसरी दूरी 8, चाल कितनी है? दूसरी 4। तो ये बन गया ऊपर 8 और 8 16, और ये नीचे बन जाएगा 8 एकम 8, 4 दूनी 8, 3, तो 16 बटे 3, 15 सही 1 बटे 3 किलोमीटर पर आवर। ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट सबके लिए अप्लाई होगा। क्लियर? ठीक है, जरूरी नहीं औसत चाल के लिए ही लगाएं, औसत चाल के अलावा सभी पे लगा सकते हैं जहाँ पे डिस्टेंसेस सेम होंगी। ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि डिस्टेंस सेम होगी। जब डिस्टेंस सेम होगी तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगी वो चालों का क्या हो जाएगी? एलसीएम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो 3 चालों वाला एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ओरली बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसका नाम है, नाम दे दिया मैंने मोनू। ठीक है, मोनू 3 बराबर दूरियां क्रम से, चाल दे रहा हूँ मैं अब, 3 बराबर दूरियां क्रम से 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 6 किलोमीटर प्रति घंटे, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। ठीक है, 3 बराबर दूरियां 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? देखो मैंने बोला था आपको दूरियां कैसी होनी चाहिए? बराबर। तीनों दूरी कैसी हैं? बराबर। तो डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ तीनों चालों का एलसीएम। तो 4, 6 और 8 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा कितना? 24 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी 24 प्लस 24 प्लस 24 बटे में कुल समय। अब समय 3 पार्ट में लगेगा, 3 चालें हैं तो समय पहला हो जाएगा t1 समय बराबर दूरी बटे चाल, दूसरा समय दूरी बटे चाल, तीसरा समय दूरी बटे चाल। तो ये बन गया कितना? ऊपर 72 और नीचे बन जाएगा आपका 4 से 6 बार, 6 से 4 बार, 8 से 3 बार, तो 6 4 10 और 3 13। ठीक है, तो 13 पंजे 65, कितने बच गए भाई? 7 बटे 13 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड हो जाएगी उसकी। आप चाहो इसको उस फॉर्मूले से कर लीजिए जो अभी बताया था मैंने, 3x/z बटे में x/y
प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ऊपर बन जाएगा 3 इंटू में एक्स 4 वाई 6 जेड 8 बटे में, ये बन जाएगा तुम्हारा 4 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 8 प्लस 8 गुणा में 4। ठीक है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई मत कीजिए क्योंकि काट देंगे उनको। 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 बटे में 4 चिक्की 24, 8 छिंग 48 और 8 चौक 32। तो ये बन के आया अपना कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बन के आएगा 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 बटे में, ये टोटल हो जाएगा अपना 24 तिया 72, 72 और 32 104, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 72 और 32 104। 104 को मैंने 4 से काट दिया, कितनी बार कट गया, 26 बार। ठीक है, और 26 किससे कटा, नहीं कटा, 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दिया इसको 13 बार, तो ये बन गया 3 तिया 9, 9 8 72 बटे 13। वही फॉर्मेट निकल के आएगा आपके लिए। ठीक है, 72 बटे 13। ठीक है, तो ये था औसत चाल का कॉन्सेप्ट जहाँ पे दूरियां समान थी। अगर दूरियां समान नहीं हो तो उस कंडीशन में हम जो दूरी होगी, कुल दूरी, उसको हम सभी चालों का एलसीएम नहीं मान सकते। ठीक है, एलसीएम तभी मानोगे कुल दूरी को जब दूरियां बराबर हैं। 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें दूरियां बराबर नहीं होंगी। जैसे मैं कह देता हूँ एक व्यक्ति क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, एक व्यक्ति 100 किलोमीटर दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 80 किलोमीटर दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। और फिर मैंने बोल दिया 50 किलोमीटर दूरी को वह तय करता है आपके 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। तो हमें पता है औसत चाल जो होती है एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी। तो कुल दूरी 100 80 50, कुल दूरी बटे में कुल समय। अब कुल समय जो होगा वो हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे में चाल। तो ये हो जाएगा 100 बटे में 50 प्लस 80 बटे में 20 प्लस, और ये हो जाएगा 50 बटे 10। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 50 से ये 2 बार कट जाएगा, 20 से ये 4 बार, 0 से 0, तो 2 और 4 6 और 5 11। तो नीचे तो बन गया 11, 180 और 50 ये हो गया 230। तो 230 बटे किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जहाँ पे दूरियां बराबर नहीं होंगी वहाँ पे वो दूरियां देकर चलेगा, और जहाँ पे दूरियां बराबर होंगी हम या तो वो डिस्टेंस दे के चलेगा, दे नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कुल दूरी को सभी चालों का क्या मान सकते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का समय चाल की पहली वीडियो। तो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।